पार्ट 1 की शुरुआत एक स्लेव की जगह से होती है, जहाँ पर सब लोग काम कर रहे थे। कुछ मिट्टी निकाल रहे थे तो कोई कीचड़ और तो कोई पानी। यहाँ पर चारों ओर जहाँ भी नजर डालो तो तुम्हें स्लेव्स ही नजर आएंगे। और इन सभी के बीच हम एक गॉब्लिन को देखते हैं जो कि मुस्कुरा रहा था और देखने से ऐसा लगता है कि किसी के पीठ पर बैठकर वो एक राइड ले रहा था। और यही बात सच निकलती है, क्योंकि जिसकी पीठ पर वो बैठा होता है तो हमारे इस स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो कि खुद भी एक स्लेव है। और जो लोग उसने अपने शोल्डर पर उठाया था तो वो इतना भारी था कि वो कहने लगा, मेरे शोल्डर के अंदर मसल्स को ये फाड़ रहा है। पता नहीं इन स्लेवरी में हम कितना टाइम गुजारेंगे, मुझे जल्द ही अपने घर वापस जाना होगा। और अगले सीन में पता चला कि एमसी रीइंकार्नेट होके इस नई दुनिया में आया है, लेकिन इससे पहले वो वर्ल्ड चैंपियन MMA फाइटर था और उसकी एज 27 साल थी। और तकरीबन 2 सालों के लिए उसे MMA बेस्ट फाइटर का टाइटल भी दिया गया है। और मार्शल आर्ट्स में वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो कभी हारा भी नहीं। और रिटायरमेंट के टाइम भी उसने अपने लास्ट मैच को काफी आराम से जीत लिया था। और यही MMA फाइटर या मैं हूँ इस स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट, जिसका नाम चोय ह्यून-सुक है, लेकिन हम इसे चोय ही बुलाएंगे। मगर चोय के रिटायरमेंट लेते ही उसके साथ एक दर्दनाक वाकया पेश हुआ, जो कि हर एक एनिमे हर एक मानवा में नॉर्मल होता है। ट्रक कौन आकर एमसी को उड़ाकर मार डालता है और वो रीइंकार्नेट होकर एक फैंटेसी वर्ल्ड में आ जाता है। लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये है कि वो वहाँ पर एक हीरो बन जाता है, मगर चोय एक स्लेव बन चुका है। और रीइंकार्नेट होकर उसे सिर्फ एक बात की बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी कि MMA जैसी खतरनाक दुनिया में वो अपने पैसों को सेव करता रहा ताकि रिटायरमेंट के वक्त वो अपनी लाइफ को आराम से जिए। मगर ये उसने कभी भी नहीं सोचा था कि एक्सीडेंट में वो मारा जाएगा। और अगली बात तो उसे माथा पटकने पर मजबूर करती है, क्योंकि वो सिंगल ही मर चुका था। उसने अपने पूरे 27 साल में कभी भी औरतों से बात नहीं की और न ही उसने कभी गर्लफ्रेंड बनाई थी। तो इतनी मेहनत उसने आखिर की ही क्यों, अगर आखिर में उसे मरना ही था। रोते रोते 30 मिनट गुजर जाते हैं और जब वो काम डाउन हुआ तो उसे सारी बातें समझ में आने लगी कि ना तो उसकी कोई फैमिली है और ना ही उसका कोई दोस्त। तो उसके मरने पर कोई भी उदास नहीं होगा। और अब जबकि वो मर चुका है तो उसे ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी और ना ही उसे अपना टाइटल खोने का डर रहेगा। मगर दिक्कत सिर्फ ये है कि यहाँ पर वो अकेला है। जो ही उसकी बात खत्म हुई तो सामने से एक पोर्टल खुला और उससे एक खूबसूरत सी फेरी आती है, जो कि अपना नाम रेचल बता के आते वक्त हमारे चोय को SSS क्लास हीरो बताती है। और एडिशनली रेचल एक हेड हंटर का काम करती है, जो कि उन लोगों को स्काउट करती है जिन्होंने अपनी जान को खो दिया था और उनका टाइम पूरा हो चुका था। मगर इतने सीरियस टॉपिक में भी चोय की नजर रेचल के संतरों पर ही पड़ती है और मजीद डिटेल में बात बताने को कहती है ताकि उसे और नजारे देखने को मिले। मगर रेचल उसे 2 चॉइसेस देती है, जिनमें से एक नेचुरली रीइंकार्नेट होने का वेट करना था और दूसरा इमीडिएटली। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये था कि नेचुरल का पता नहीं कि वो किसी चीज में भी रीइंकार्नेट होके जा सकता है और वो इमीडिएट वाले में वो एक हीरो बन के जा सकता है, जिसका काम दुनिया को बचाना और खूब फेमस होना था। और ये सब चोय के पर्सपेक्टिव से बहुत तेज हो रहा था, तो उसे थोड़ा सा वक्त चाहिए। मगर रेचल बताती है कि वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस करेगा अगर वो सोचेगा कि उसे हीरो बनना भी है या फिर नहीं। मगर उन दोनों की सोच अलग थी, क्योंकि चोय को अभी अभी इस बात को लेकर रिलीफ फील हुआ था कि उसे दोबारा फाइट करना नहीं पड़ेगा और वो एक जगह मर के दूसरी जगह दोबारा रीइंकार्नेट होकर लड़ना नहीं चाहता। तो आखिर में रेचल फ्रस्ट्रेट होकर चोय से बोली कि तुम मेरी बात को शायद समझे नहीं, रुको मैं अपना पपेट शो खोल के तुम्हें सब कुछ डिटेल में बताती हूँ। रेचल के 2 पपेट जैसे ही निकले तो वो दोनों चीफ थे, जो कि प्रिटेंड कर रहे थे कि चोय उनके विलेज का हीरो है और दोनों चोय को अपनी बेटियां देना चाहते थे, जिनकी खूबसूरती आसमानों की ऊंचाइयों को छू रही थी। मगर इसे भी देख वो कोई रिएक्शन नहीं देता और अब रेचल को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी और वो प्लान बी वो यूज करने का ठान लेती है, जिसमें वो चोय को छोड़कर वहाँ से जाने लगी। वो भी ये कहकर कि वो रेचल की बातों को सीरियसली नहीं ले रहा और उसे नेचुरली रीइंकार्नेट होने तक वेट करना होगा। मगर एक बात वो काफी खौफनाक टोन में बोली, मगर ये एक्सपेक्ट मत करना कि तुम इंसान ही बनकर रीइंकार्नेट हो जाओगे। ये सुनकर चोय की हवा निकल गई और उसके पैर पड़ जाता है। वो भी ये कहकर इससे अच्छा कि वो इंसान ही बनकर रीइंकार्नेट हो जाए, चाहे इसके रिजल्ट में उसे हीरो ही क्यों ना बनना पड़े। रेचल एक्टिंग करती हुई कि उसने सुना नहीं तो चोय चिल्लाकर उसे अपनी राय बता देता है कि वो हीरो ही बनकर जाएगा, जो कि सुन रेचल उसको ज्यादा टाइम वेट नहीं करवाना चाहती और इसी वक्त उसकी रीइंकार्नेशन की प्रिपरेशन शुरू करती है। चोय घबरा गया क्योंकि अभी अभी वो रीइंकार्नेट होके आया है और उसने कोई प्रिपरेशन की ही नहीं, वो भी नेक्स्ट लाइफ को जीने के लिए, तो उसे थोड़ा सा तो वक्त दीजिए। जिसके रिस्पॉन्स पे रेचल बोली कि इसमें वेट करने की क्या ही बात होगी, तुम्हारे लिए तुम्हारी अगली दुनिया वेट कर रही है जिसके तुम हीरो बनने वाले हो। और ये कहकर वो एक पोर्टल से उसे उसकी नई दुनिया और नेक्स्ट लाइफ में रीइंकार्नेट होकर भेज देती है और उस
उसे फेयरवेल कहती हुई रेचल अपने आगे के एडवेंचर को एंजॉय करना, तो उसे चॉय को लेकर एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि कोई ऐसा चांस क्यों मिस करेगा जिसमें वो हीरो बन सकता है। मगर अचानक उसे एक कॉल आया। हाँ भाइयों, एक कॉल। मुझे तो लगता है कि रेचल कुछ न कुछ तो घोल के ला रही है, जिसमें से पता चला कि चॉय इसका हीरो नंबर 1,37,421 नंबर पर आता है। तो इतने सारे लोगों को रेचल ने हीरो बनाकर उस वर्ल्ड में भेजा हुआ है और इस काम के बदले रेचल को उस कॉल पर बात करने वाले से बोनस पॉइंट्स भी मिलते हैं, जिससे वो अमीर बन जाएगी। तो हाँ, यही घोल था और चॉय बेचारा रेचल की बातों में आकर हीरो बनने के लिए राजी भी हो गया, जिसका सिर्फ फायदा रेचल को ही हुआ है। एंड देन सीन दोबारा जाकर चॉय पर गया, जिसकी रीइंकार्नेशन सक्सेसफुली हुई और उसे एक आवाज उठने का कह रही थी। चॉय को पहले में लग रहा था कि ये वही विलेज चीफ है जिसके बारे में रेचल बता रही थी, और वो थोड़ा सा और एक्टिंग करता हुआ कि उसकी ये स्टोरी बिल्कुल एक हीरो की तरह ही हो, तो वो अपनी आंखें इतनी आराम से खोलेगा नहीं जब तक कोई उसे किस ना करे या फिर उसे गिड़गिड़ा कर उठने का ना बोले। तो एक बेमार जोर का मुक्का उसके पेट पर जाके लगा, जिससे उसकी हालत खराब हुई और वो गुस्से में उठकर कि आखिर कौन है वो बेवकूफ जो एक हीरो के हाथों से मरना चाहता है, और उसने अटैक करने की जुर्रत की। तो वो एकदम से रुक गया, क्योंकि जो उसके सामने खड़ा था तो वो कोई इंसान नहीं बल्कि स्लेव डॉर्मेटोरी का एक मॉन्स्टर था, जिसका काफी अच्छा नाम होता है लेकिन मैं भूल गया हूँ, सिर बैल का और नीचे शरीर इंसान का। कमेंट में जरूर बताना, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम इसे बुलमैन ही बुलाएंगे। तो हमारा बेचारा चॉय अब तक ये नहीं समझ पाया कि रेचल ने उसके साथ स्कैम किया है, और वो समझ रहा था कि जो विलेज चीफ है वो शायद ये होगा, और क्या इसकी वो सुंदर सुंदर बेटियां हैं जो कि उससे शादी करने के लिए तरस रही है। वो कुछ भी बात सेंस नहीं बना रही थी, और चॉय डरते हुए उस बुलमैन को कहने लगा कि वो एक हीरो है। तो चॉय की ओर देखकर कि ये एक हीरो है, तो क्या हीरो इतना स्टूपिड हो सकता? तो ये तो एक इंटरेस्टिंग न्यूज है। और इस सिचुएशन में खुद को पाकर चॉय अपने मन ही मन सोचने लगा कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, और वो रेचल को तो बिल्कुल भी सस्पेक्ट नहीं करेगा कि उस एंजल ने चॉय के साथ ऐसा किया है। तो यहाँ पर वो गलत है, और जिस सुंदर बेटियों का रेचल ने बताया था, तो इस दानव की तो वो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और उल्टा चॉय इसे अपना एक क्वेस्ट समझने लगा कि ये हीरो बनने के लिए एक क्वेस्ट उसे दिया जा रहा है। वो पहले तो खुद को काम डाउन करता है, और दूसरा जो कि सारे कोरियन करते आ रहे हैं, इस सिचुएशन को काम डाउन होकर ही समझा जा सकता है। तो वो एक प्योर कोरियन की तरह एक्ट करने लगा, और बाद में काफी सीरियस टोन में ये बोलकर हाँ वो एक हीरो है, तो वो जस्ट एक्टिंग कर रहा था, मगर अंदर ही अंदर उसकी फट रही थी। तो मैं दोबारा इंसिस्ट करने लगा कि क्या वो दोबारा ये कह सकता है। तो कुछ ना कहते हुए वो डायरेक्ट उस पर हल्ला बोल देता है, मगर उसके अटैक से एक खरोच भी उस पर नहीं आई। और वो बुलमैन कहने लगा, क्या तुमने थोड़ी देर पहले बोला नहीं कि तुम एक हीरो हो? मुझे वैसे भी तुम जैसे लोगों से बहुत ज्यादा नफरत और घिन आती है, जो कि बिला वजह कहीं न कहीं से पॉप आउट होके आ जाते हैं और खुद को हीरो समझते हैं। ये बोलता हुआ वो धीरे धीरे चॉय के पैर को जोर भी दे रहा था, जिसका दर्द चॉय फील कर पा रहा है। और उसकी अकल टिकाने लाने के लिए वो बुलमैन अब उसे सुलाने वाला है, जिसके बाद उसका दिमाग काम करना शुरू कर देगा। जो कि देख एमसी के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है, उस रेचल की माँ की। और वो गार्ड चॉय को अपने अटैक से सुला देता है। बाद में जब चॉय को होश आया तो वो दरवाजे को बड़े ही जोर जोर से मारकर सेल के गार्ड्स को ये बताना चाहता है कि वो उस बुलमैन के साथ दोबारा एक राउंड लड़ना चाहता है। वो फाइट के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था, इस वजह से उसको नॉकआउट किया गया था। उसके शोर से एक गोब्लिन बड़े ही गुस्से में आकर दरवाजा खोलकर सामने अपने खून में लथपथ हुई सोर्ड को एमसी को दिखाते हुए कि अगर उसकी आवाज दोबारा उसे सुनाई दी तो वो उसका सूप बना के पी जाएगा। तो छोटे गोब्लिन की इस धमकी से चॉय बहुत ही ज्यादा डर गया, और वो कहने लगा कि हाँ जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं अपने मुंह को बंद कर देता हूँ, जिप लगा देता हूँ। तो गोब्लिन की बात समझने के बाद वो वहाँ से जाने लगा, मगर गोब्लिन ये भी कहकर कि वो अपना ध्यान रखे क्योंकि उसकी नजर चॉय पर ही है। तो चॉय उसे सलूट करके वहाँ से फारिग करता है। और अब ये रियलाइज करने के बाद कि यहाँ पर आते ही उसकी जिंदगी और भी ज्यादा मुश्किल से भर गई, तो वो खुद को कोसने लगा। लेकिन अब तक उसे ये समझ में नहीं आ रही थी कि कहाँ से उसने अपना रास्ता भटक दिया, और ये सब कुछ इस तरह चलता आ रहा है। और अगर इसी तरह ही चलता रहा तो चॉय को डर है कि वो दोबारा सिंगल ही मरेगा, और बुरे सिनेरियो में उसे चीफ और उसकी बेटियों को देखने को भी नहीं मिलेगा। तभी साइड के एक न्यूज सेल से किसी बंदे की आवाज आती है, जो कि चॉय को एक न्यू कमर बुलाता है, जिसका जब चॉय पूछने लगा तो वो खुद को चॉय का एक सीनियर बताता है, और जो हीरो भी बनने वाला है। और एडिशनली ये भी बताकर कि वो डीमन किंग के आर्मी फोर्ट्रेस में है, जहाँ पर इंसानों को स्लेव बनाया जाता है। बातों से ही चॉय समझ गया कि ये भी उसी तरह ही एक कोरियन है। वो पूछने लगा कि यहाँ पर उनको क्यों लाया गया है, ये क्या हो रहा
कहाँ है और हम यहाँ पर आए हैं क्यों। तो क्या चोय सच में ये जानना चाहता है। तो वो बंदा जोर से चिल्लाने लगा और जो भी उसकी आवाज सुनता है तो वो खुद को हीरो बताता है, जो कि चोय से यहाँ पर पहले ही बंदी बनाकर रखे गए थे। अगर अभी भी चोय के पल्लू कुछ भी नहीं पड़ा और वो बंदा चोय को अब समझाते हुए कि यहाँ पर सिर्फ चोय ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि खुद को हीरो समझते हैं और यहाँ पर स्लेवरी का शिकार है और खुद हीरो होते ही वो दूसरों की मदद का वेट कर रहे हैं, जैसे कि तुम और मैं। और जिस रेड कमांडर को जिसको तुम बुलमैन बुला रहे हो उसका असली नाम रेड रन है, जो कि इस लीजन का हेड है। और जिस प्रिजनर गार्ड को तुमने थोड़ी देर पहले देखा तो उसका नाम जार्क है, जो कि अपने क्रूरल्टी के लिए माना जाता है। और तुमने पूछा कि यहाँ पर उन लोगों को क्यों लाया गया है, तो ये सब उस डीमन विकेट रेचल की वजह से, उनकी वजह से ही यहाँ पर ये लोग आए हैं। रेचल का बोल कर ही उस बंदे को इतना गुस्सा आता है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि उसके हिसाब से रेचल ने उन लोगों को गलत जगह पर भेजा है। जिसका जब चोय पूछा कि गलत जगह से उनका क्या मतलब है तो रियलाइज करने के बाद वो भड़क उठा कि क्या इसका मतलब हमारी शुरुआत ही गलत जगह से हुई। तो इन सारी बातों को वो बंदा कंफर्म करवाता है कि हाँ उसने बाकी लोगों से ये सुना है और एडिशनली उनसे ये भी मालूम हुआ है कि इस जगह के अलावा भी एक दूसरा स्टार्टिंग पॉइंट है और मोस्ट हीरोज जो रीइंकार्नेट होकर आते हैं वो तो या शहर या फिर विलेजेस में जाते हैं और हीरोज टिपिकली नॉर्मल जगह पर ही शुरू करते हैं, वो भी पावर के बगैर। और कोई भी ऐसा हीरो नहीं जो कि बिना पावर के डीमन किंग के स्लेव फोर्ट्रेस में आएगा, तो ये तो किसी कहानी में भी नहीं लिखा होता। तो सच का मजा छकने के बाद चोय को बहुत ज्यादा टेंशन और घबराहट हो रही थी और वो समझ गया कि इस हेल जैसी लाइफ का जीने का अब उसे रीजन भी मिल गया कि ये किस वजह से है। और ये सब का सब थैंक्स टू उस रेचल को। जिसके बाद अगला सीन रात के अंधेरे में सेकंड स्लेव स्क्वाड जो कि थर्ड बैटल लाइन थी और वो भी डेमोनिक आर्मी का एक हिस्सा था, तो उनके अंडर जितने भी स्लेव्स थे तो उनसे काम लिया जा रहा था, जिनमें वो काम करते वक्त गाना भी गा रहे और गाने में द डीमन किंग की तारीफ हो रही थी और इंसानों को क्रश और डिवोर करने का भी कुछ सेंटेंस होते हैं जिनको सारे इंसान काम करते वक्त ही गा रहे थे, वो भी अपने इंचार्ज गोब्लिन के लिए। अभी एक बेल बजती है और आज का काम खत्म होता है और अब वापस जाने के लिए जार्क दोबारा बेल बजाता है ताकि बाकी लोग सिग्नल समझकर वापस निकले। और जार्क की जो क्रूरल्टी के बारे में तो इन्हें सुना था, तो ये देख वो अपने मन ही मन कहने लगा कि इस छोटे कमीने बोने को तो मैं एक न एक दिन जरूर सबक सिखाऊंगा, बस तुम देखते जाओ, मुझे मौका मिले मैं तुम्हारी वाट लगा दूंगा। अपनी जगह पर वापस आकर चोय बहुत ही ज्यादा थक चुका था, वो जमीन पर ही लेट जाता है और बोलने लगा कि प्रिजन एक्चुअली में अच्छा है। और इसी बीच उसे याद आ जाता है कि उस रेचल ने बोला था कि हीरो बनने के बाद उसके साथ एक स्टेटस विंडो और कुछ बाकी प्रिविलेजेस भी होंगी जिनको वो यूज कर सकता है। तो जैसे वो टीवी शो और कॉमिक्स में पढ़ता आ रहा है, तो वो स्टेटस विंडो जैसे ही बोला तो वो उसके सामने अपीयर हुआ और अपीयर होते ही उसे गेम स्टार्ट करने के बारे में बताया जा रहा था, जिस पर वो जैसे ही क्लिक करता है तो एक स्टेटस विंडो खोलकर उसकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्टेमिना और माना सब चीजों के बारे में चोय को डिटेल देता है। और ये देख चोय को समझ में आ रही थी कि ये उसकी फिजिकल क्वालिटीज है। अपने साथ बोलते वक्त वो पीछे दोबारा सेल वाला बंदा ये सुनकर के वो ऑलरेडी लेवल 1 है और उसकी स्ट्रेंथ और स्टेमिना के बारे में भी सुनकर वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। एक मार्शल आर्ट होने के नाते इसका चोय ने खुद उन्हें बताया था, तो वो एक्सपेक्ट कर ही सकता है कि ये बाकी लोगों से अलग होगा। बट रिगार्डलेस उन लोगों से अलग होने के बावजूद भी वो एक स्लेव ही है उन लोगों की तरह, तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं। मगर वो बंदा उसे इनकरेज करता है, ऐसा नहीं बल्कि तुम यहाँ से भाग निकल सकते हो और तुम वाकई में एक हीरो बन जाओगे, जो कि यहाँ पर सब लोग चाहते हैं। मगर चोय किसी बात को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं था और उसे नींद आ रही थी, तो वो उसे भी सोने का बोलता है। मगर अपने मन ही मन यही बात दोहराकर अगेन वो कुछ भी सोचे वो लेवल 1 का है, यहाँ से भाग निकलना उसके बस में नहीं और वो भागेगा कैसे, कोई प्लान ही नहीं है। तो बीच रात में चोय दोबारा उठा जब वो साइड सेल वाला पूरी तरह से सो गया और वो दोबारा से स्टेटस विंडो खोलने लगा और चेक करता है। यहाँ पर उसे 2 ऐसी जगह दिखाई देती है जो कि प्रॉमिसिंग है। पहला माना जिससे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ सकती है और दूसरा अननोन हीरो पॉइंट। और सरप्राइज की बात कि उन बाकी फेक हीरोज को भी इन हीरो पॉइंट्स के बारे में नहीं पता और ये सब कुछ खुद चोय ने उनसे कंफर्म करवाया है और किसी ने भी इन हीरो पॉइंट्स को कलेक्ट नहीं किया। जो भी रीइंकार्नेट होके यहाँ पर आया है, बातें करने के बीच में ही वो एक फेमिलियर सी लाइट को देखता है जिसको वो पहले देख चुका था और उससे सबसे पहले संतरे निकलते हैं, जो कि देख चोय बहुत ज्यादा डर गया। पूछने लगा कि कौन है, वो और कोई नहीं बल्कि रेचल ही थी, जो कि मिस्टर हीरो
चोय को काफी टाइम के बाद देख रही है और वो यहाँ पर इसलिए आई है क्योंकि मिस्टर हीरो चोय को एक चीज बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही थी, वो भी ये हीरो पॉइंट जिसका पता सिर्फ रेचल को ही है। अगर वो चाहे तो वो उसे जरूर बताएगी। आते ही रेचल को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि एमसी उसको मारने के लिए कितना ज्यादा तरस रहा था और वो आकर ही हीरो पॉइंट्स के बारे में बताने लगे कि हीरो पॉइंट्स एक ऐसी चीज है जिससे हीरो की लाइफ इजियर हो जाती है और इनको ऑब्टेन करने के लिए तुम्हें क्वेस्ट कंप्लीट करना होगा। और जो ही वो कुछ आगे बोलने लगी तो एमसी उसको अपने हाथों में जकड़ लेता है, इससे उसकी चीख निकल गई और एमसी बड़े ही भारी आवाज में बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये हीरो पॉइंट्स आखिर क्या चीज और मुझे जानने का कोई शौक भी नहीं, मगर मुझे ये जरूर पता है कि तुम्हारी मरम्मत करना ये बहुत जरूरी है। और जब चोय रेचल की पूरी मरम्मत कर देता है तो उसने रेचल को लटकाया हुआ था। रेचल यहाँ पर आने के बाद खुद को साइज में छोटा करती है, जिस वजह से बिल्कुल एक मछली के चारे की तरह उसे लटकाया गया था और वो सारी गलतियों को एक्सेप्ट करती है और ये भी उसे पता चल जाता है जिसका उसे पता नहीं था कि उसका पोर्टल ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था, जिस वजह से जितने भी लोग हीरो बन के रिइंकार्नेट होके जा रहे थे तो उनकी लाइफ हेल में बदल गई। इस पोर्टल के खराब होने का रीजन भी मालूम होता है। वो जब कुछ स्नैक और चाय को एंजॉय कर रही थी तो थोड़ी सी चाय उस पोर्टल पर जाकर गिर गई। इसको पहले में तो रेचल ने इग्नोर कर दिया, लेकिन अब उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है और इन सारी बातों को एमसी ने साउंड प्रूफ मैजिक की वजह से यहाँ वहाँ फैलने नहीं दी क्योंकि कोई भी उसे सुन सकता है। और अब रेचल को पनिशमेंट के तौर पर चोय का मैनेजर बनना होगा, यही चोय की डिमांड थी, जिसके लिए रेचल मान भी जाती है। वो उसके लिए एक पर्सनल फेरी की तरह काम करेगी और उसके साथ तब तक रहेगी और उसको गाइड करती रहेगी जब तक वो डीमन किंग को हरा नहीं देता। मगर सरप्राइज के तौर पर हमारे चोय को हीरो बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं होता और जो था तो वो रेचल की वजह से चला गया। तो रेचल कंफ्यूज होके बोली कि तुम्हारी इस बात से मतलब क्या है, जिस पर एमसी बताने लगा कि उसकी कोई भी इंटेंशन नहीं कि वो डेमोनिक किंग को हराना चाहता है, क्योंकि जैसा वो देख सकता है तो उसे नॉर्मल लाइफ ही जीनी है। जिस पर रेचल चोय को मनाते हुए कि हाँ वो बाकी हीरोज कर सकते हैं जिनके साथ एक नॉर्मल सिस्टम होता है, मगर तुम तो ट्रिपल एस क्लास हीरो हो और उतनी तुम में पोटेंशियल है। अगर एमसी रिस्पॉन्स में ये बोलकर तो इसका ये मतलब नहीं कि मुझे सब कुछ करना होगा और ये उसकी गलती नहीं कि उसे ट्रिपल एस क्लास पोटेंशियल दी गई है, क्योंकि उसे ये कभी फील ही नहीं हुआ कि डेमोनिक किंग को हराना उसका एक लक्ष्य है जो कि उसे पूरा करना ही होगा। हाउएवर रेचल जैसे ही कुछ बोलने लगे तो उसकी बात को बीच में ही चोय काट कर कि मुझे अपने पास्ट लाइफ की तरह फाइट करते करते नहीं मरना, इसलिए मनाने का कोई भी फायदा नहीं और गुड नाइट, मैं सोने चला। ये देखकर रेचल बहुत ही ज्यादा घबरा गई और वो सोचने लगी कि क्या ये बंदा हमेशा से ही ऐसा था जो कि सिर्फ लड़ना और औरतों के बारे में सोचना ही जानता था, मगर ये तो इसकी प्रॉब्लम है, तो फिर मेरा क्या होगा। तो अब यहाँ पर रेचल का पोल खुल जाता है, वो भी सिर्फ हम लोगों के लिए, कि वो यहाँ पर खुद अपनी मर्जी से नहीं बल्कि जबरदस्ती उसको भेजा गया है, वो भी अपनी जगह से, जिसको चोय का एक पर्सनल फेरी असिस्टेंट बनाया गया है और वो तब तक वापस नहीं आ सकती जब तक चोय डेमोनिक किंग को हरा नहीं देता और यही उसका एक क्वेस्ट दिया गया है। मगर इससे रेचल साफ इनकार करते हैं, जिस पर जो उसे ऑर्डर दे रहा था तो उसे फर्क नहीं पड़ता और वो इसका फाइनल डिसीजन है और पर्सनल फेरी के लिए वो इसलिए नहीं मान रही थी क्योंकि जीत हो या हार हो, मौत हो या फिर जिंदगी, तो फेरी को अपने सबऑर्डिनेट के साथ रहना ही होगा, जिसके लिए वो एक असिस्टेंट की तरह काम करेगी और यही असाइनमेंट उसे देकर कि उसे चोय का असिस्टेंट रहना होगा तब तक जब तक वो डीमन किंग को हरा नहीं देता। तो जब तक वो इस टास्क को पूरा नहीं कर लेती तो उसको आने की इजाजत नहीं, और अगर वो जबरदस्ती घुसती है तो उसे बैनिश कर दिया जाएगा। और अब वो उसे वहाँ पर भेज रहे हैं जहाँ पर चोय है जो कि डीमन फोर्ट्रेस में है। तो ये सुन चोय आते वक्त बहुत ज्यादा रोई, लेकिन वो इसका कुछ भी ना कर पाई। और जब सीन प्रेजेंट पर आया तो चोय ये बोलने लगा कि अब जब कि तुम मेरी पर्सनल फेरी हो तो तुम्हें अपने वॉरियर की हर एक बात माननी पड़ेगी, जिसमें से पहला टास्क मैं तुम्हें ये देता हूँ कि मुझे यहाँ से भाग निकलने का तरीका और प्लान बताओ और मदद भी करो। तो रेचल ऐसा करने के लिए तुरंत ही मान जाती है एज अ पर्सनल फेरी के तौर पर। तो अचानक से दरवाजे पर कोई नॉक करता है, जो कि सुन वो तुरंत से ही रेचल को छिपा लेता है। वो दरवाजे के उस पार वही गोबनिल जार्क था जो कि चोय को उठाने के लिए आया था और वो उसे बार बार मीट बुला रहा था, यानी कि गोश्त। मगर रेचल चोय को खुद को छोड़ने का कहती है क्योंकि वो स्टेल्थ मैजिक का इस्तेमाल भी कर सकती है। और चोय उस जार्क को यहाँ पर देखकर समझ नहीं पा रहा कि रोल कॉल तो खत्म हो गया है, ये कमीना यहाँ पर क्यों आया है। तो सरप्राइजिंगली यहाँ पर चोय को वही बुलमैन जिसका नाम रेडरेन है तो वो उसे देखना चाहते हैं। और जब अगले सीन में वो रेडरेन के ऑफिस पर गए तो रेडरेन को सुनने में आया है कि तुम आजकल बहुत ज्यादा मेहनत करने लगे हो, और ये सब कुछ जार्क ने ही रेडरेन को बताया है, क्योंकि बाकियों को देखकर उन्हें लगता नहीं कि वो डिजर्विंग है, बल्कि चोय ही जार्क की नजरों में एक डिजर्विंग पर्सन है। ये जानने के बाद कि ये कमीना उसकी तारीफ भी कर सकता है, वो भी उसके पीठ पीछे, तो उसे थोड़ा बहुत रिलीफ फील हुआ कि चलो ये मुझे मारने पर तोला नहीं। और रेडरेन अब अपनी बात को शुरू करता हुआ
हुआ कि पहले में उसे लग रहा था कि वो एक क्रेजी ह्यूमन है, मगर अब उसे ये देखकर काफी अच्छा लग रहा है कि वो अपना काम काफी अच्छे से कर रहा है और इसी वजह से क्या वो हेड का स्लेव बनने के लिए तैयार है, क्योंकि टोटली रेडरन उसी पर ही छोड़ेंगे जो कि सारे स्लेव्स का हेड होगा। रेचल चौंक गई और जहाँ तक चोई की बात हो रही है तो अब इसके पीछे रेडरन और इन डीमंस का क्या मतलब है, तो ये ढूंढ और पता लगाना उसके बस में नहीं। रेडरन ये ऑफर इसलिए सजेस्ट कर रहा है क्योंकि आजकल काम का स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो गया है और इस वजह से वो चाहता है कि चोई उन लोगों की मदद करे, वो भी स्लेव का हेड बनने के बाद ही। जो कि सुन पीछे रेचल बहुत ज्यादा टेंशन लेने लगी और वो बार बार स्टेल्थ मोड में होकर चोई को ये बता रही थी कि वो ऐसा करेगा नहीं ना, क्योंकि एक हीरो कभी भी डेमोनिक आर्मी के सामने और उसके ऑफर को ना तो कभी एक्सेप्ट करेगा और ना कभी झुकेगा। तो ये वाली बात वो काफी तेजी से बोलती है, जिसको जार्क और रेडरन सुन लेते हैं और वो पूछने लगे कि आखिर ये आवाज किसकी थी, क्योंकि उनको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था और इसी चीज को अवॉइड करने के लिए वो काफी जोर से माथा पटक कर बोलता है कि हाँ जरूर वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रेचल जिस चीज को अवॉइड करने का चोई को बता रही थी तो उसी की ही गलती की वजह से चोई को ऐसा करना पड़ा। रेडरन गुड बोलकर और साथ में ये भी कहकर कि जैसा कि पहले इम्प्रेशन में उसे चोई पर गुस्सा आ रहा था तो अब वो उसे काफी ज्यादा पसंद करने लगा है और अगर वो अच्छा करता है तो वो एक पर्सनली एडमिशन लेटर वो भी डेमोनिक आर्मी में इनरोल करने के लिए उसे स्पॉन्सर भी करे। इस पर एमसी अपने मन ही मन बोला, बाप रे ये मैं कहाँ अटक गया। और अब जबकि रेडरन ने वो सारी बात बता दी है तो वो उसे यहाँ से जाने का कहता है और वो गुड बाय कहकर वो भी अपने प्लान को जो कि यहाँ से भाग निकलना था तो अब इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के बाद वो अपने उस ड्रीम को भूल जाता है। इसी में कुछ दिन गुजर गए और हम देखते हैं एक यूजुअल सिंगिंग को जो कि डेमोनिक आर्मी और डीमन किंग के बारे में थी और इंसानों को खाने और डिवावर करने की। तो वो ये गाते हुए अपने काम कर ही रहे थे कि ऊपर से हम अपने चोई को देखते हैं जो कि सब लोगों को अपने कदम तेज करने का कहता है और उल्टा इंसानों पर ही टोंट मार कर कि उसकी बूढ़ी अम्मा भी तुम लोगों से तेज है जिनकी टांगे कब्र में है, यानी कि उनका वक्त पूरा होने वाला है। तो अगर ऐसा ही करते रहेंगे तो उनको रेस्ट करने का वो मौका नहीं देगा। एमसी बड़ा ही कमीना बन गया था और इस तरह बहुत सारे लोगों को ऑर्डर देते देते उसका एक क्वेस्ट भी कंप्लीट हो जाता है जिससे उसका चरिश्मा इंक्रीज हो जाता है और ये देखकर कि सिर्फ खड़े खड़े उसको पॉइंट्स भी मिल रहे हैं तो उसको स्लेव का हेड बनने में बहुत मजा आ रहा है। जो कि वो ये बात बड़ी ही जोर से बोला और बाकी जितने भी ह्यूमन स्लेव थे तो उन्हें लग रहा था कि शायद ये पागल हो गया है और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये तो हीरो था ना, ये विलेन की तरह एक्ट क्यों कर रहा। इसी बीच रेचल आकर बोलने लगी कि क्या उसका दिमाग ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि अगर वो इसी तरह ही करता रहा तो वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। जिस पर वो रेचल को प्रोसेस पर ट्रस्ट रखो यार, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तुम जैसी छोटी चिड़िया एक फीनिक्स के उड़ान तक कभी भी नहीं पहुंच सकती। तो वो दोबारा से उन लोगों पर हुक्म चलाने लगा। इसमें से एक बंदा क्रॉल करते जा रहा था तो ऊपर से दोबारा वो टोंट मारता है कि बूढ़ी अम्मा भी कभी इस तरह क्रॉल करके नहीं गए, बड़े ही पैथेटिक बंदे हो यार। और दोबारा से क्वेस्ट विंडो पर मैसेज आया कि रेडरन के फेवरेटिज्म स्पॉट पे तुम आ रहे हो और अगर इसी तरह ही करते रहे तो तुम अपने गोल को अचीव करने में बहुत करीब आ जाओगे। साथ में पीछे रेडरन के टावर की ओर देखकर वो बार बार सैल्यूट भी करता है और अब रेचल बड़ी ही गुस्से में इतनी जोर से मिस्टर हीरो बोलकर ये वर्ड उसके कान के इतने आर पार हो जाते हैं इसमें वो उसे बताती है कि शायद उसे याद नहीं बल्कि आपको एक एडवेंचरर बनना था, एक सिंपल लाइफ, वो भी यहाँ से भाग निकलने के बाद ही उस ड्रीम का वो क्या करने वाले हैं। तो क्या वो इस एस्केप की बात कर रहा है? अगर नहीं तो बताइए कि इसके आगे क्या करना। जिस पर चोय बोला कि वो जस्ट उतना ही कर रहा है जिस तरह सिस्टम उसे बता रहा है और सिस्टम को फॉलो करना ही हीरो की डिग्निटी और ड्यूटी होती है। जिस बात के साथ थोड़े हद तक रेचल एग्रीड करती है, मगर फेवरेटिज्म वो भी डीमन आर्मी की मदद करते हुए या सिस्टम सच में एक हीरो को ये कुछ देगा वो दुश्मन की आर्मी को बढ़ाने में मदद करे, ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो चोय ये बोलकर कि वो उससे भला आखिर झूठ क्यों बोलेगा, अगर वो चाहती है तो वो जोर जोर से पढ़ के भी उसे सुना सकती है। जिस पर जब चोय रेचल को वो सारा पढ़कर सुनाता है जो कि वो खुद से ऐड करता है कि तुम जिसने खुद को डेमोनिक फोर्ट्रेस के अंदर पाया है वो भी एक इडियट मिस्टेक की वजह से, तो बीच में ही रेचल समझ जाती है कि ये खुद से बोंगिया मार रहा है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है ये सिस्टम बहुत ज्यादा काइंड है, वो इस तरह के न्यूट्रल वर्ड्स कभी भी यूज नहीं करेगा। मगर चाहे जो भी हो चोय जो बता रहा है तो वो सच है, चाहे वो खुद से मसाला ही क्यों ना ऐड कर रहा है। रिस्पॉन्स में रेचल बहुत ज्यादा हिचकिचाने लगी और उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो जवाब में क्या बोले, क्योंकि ये सिस्टम ही है जो कि सब कुछ चाहता है। और उसी रात जब हमारा सीन चोय पर दोबारा गया तो रेचल उसे पागल आदमी बुलाकर उठाने लगती है और जैसे ही उसका चादर से खींचती है वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा थी कि आखिर वो उस ऑफर को कैसे एक्सेप्ट कर सकता है। जिस पर एमसी उससे पकड़कर ये बोला, यहाँ पर पागल वो नहीं बल्कि तुम हो। तो एक क्वेस्ट विंडो उसके सामने अपीयर हो जिसमें जो वो पढ़ के सुना रहा था
था तो वो सच था। उस पे वो वर्ड, इडियट, मिस्टेक सब कुछ ऐड थे और सिस्टम रेचल की बेइज्जती भी मार रहा। तो इससे ये साबित होता है कि रेचल जिस तरह सिस्टम को समझ रही है तो ये भी पूरे शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें गोल उसे रेडरन का फेवरेट बनना होगा और रिजल्ट में उसे 100 हीरो पॉइंट्स मिलेंगे। ये देख एमसी समझ नहीं पाया कि आखिर ये क्या है, मगर अब उसे सब कुछ अच्छी तरह से समझ आ रहा है और वो दोबारा से उस इंसानों को स्लेव बुलाकर कि वो रुक क्यों गए हैं, चलो गाओ। तो सारे लोग दोबारा गाना शुरू कर देते हैं। ये जानने के बाद कि चोई सीरियस तो रेचल को समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि सिर्फ हायर अप्स ही सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, मगर ये चोई हुनसुक के लिए ही क्यों आया है। तभी पीछे से जार्क आता है जो कि चोई को ये बताकर कि रेडरन उसे बुला रहे हैं। तो कुछ ही सेकंड्स में ही वो वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसमें रेडरन इस बात से खुश है कि जो प्रोसेस स्लो था तो अब वो कुछ दिनों में तेज होता जा रहा है। तो इसका वो क्रेडिट खुद नहीं लेता और सारा क्रेडिट रेडरन को देते हैं कि उनकी नजर तेज है, वो भी टैलेंटेड लोगों को चुनने के लिए। तो रेचल अपना हाथ माथे पर मार के इससे ये पिघलने नहीं वाला और इस तरह कौन ही तारीफ करता है। तो सरप्राइजिंगली सर रेडरन शर्माने लगते हैं और उन्हें चोई की ये तारीफ काफी अच्छी लगी और इससे उसका वो क्वेस्ट भी कंप्लीट हो जाता है जो कि रेडरन का फेवरेट बनना था और साथ में हीरो 100 पॉइंट्स पे। रेचल के साथ साथ चोई खुद भी हैरान होता है कि ये इसने कैसे काम किया, मगर यहाँ पर सोचने का नहीं बल्कि आगे बढ़ने का है। तो अब वो सर रेडरन से कुछ बोलने लगता है, इसमें वो इंसिस्ट करता है कि वो इन स्लेव्स को ट्रेन करना चाहता है, जिसमें रेडरन बहुत क्यूरियस हुए और पूछने लगे कि आगे बताओ। तो एमसी बोलने लगा कि जस्ट इमेजिन हर एक वर्कर एक इलीट बॉडी बिल्डर हो, जितना वो इलीट होगा तो उतना ही प्रोसेस तेज हो और उनकी ये जो लेजीनेस है वो भी एकदम से चुटकियों में खत्म हो जाए। अगर आप मुझे इजाजत देते हैं तो जिसके रिजल्ट में ये वर्कर्स महीनों का काम हफ्तों में कर देंगे। मगर रेडरन एक पॉइंट को लाकर खड़ा करता है, ह्यूमन फिजिकली बहुत ज्यादा वीक होते हैं, काम और ट्रेनिंग करना ये उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मगर अगेन उसकी ये बात बोल के अगर प्रोसेस जल्दी होगा तो उनका कमांडर रेडरन की तारीफ भी करेगा कि रेडरन बहुत अच्छा किया। वो तुरंत ही मान जाता है क्योंकि यही तो रेडरन को चाहिए और इसके बाद एमसी उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं रेचल को जो कि रो रही थी क्योंकि हीरो पागल हो गया है। वो डिमोनिक आर्मी की मदद करने के लिए अब स्लेव्स को ट्रेन भी करेगा जिससे उनका प्रोसेस जल्दी ही बढ़ेगा। तो ऐसा हीरो आखिर कौन ही होगा। मगर एमसी को रेचल की बातों से ज्यादा फर्क उसके रोने पर पड़ रहा है क्योंकि उसके कान पक रहे हैं। बाद में चोई ये बोलकर कि उसके पास एक प्लान है तो रेचल उसे टोंट मारकर क्योंकि वो दोबारा से एक बेवकूफी वाला हरकत करने वाला है तो इससे तो वो जरूर उसे रोकेगा। तो रेचल को रोस्ट करता हुआ चोई वो खुद का शक उस पर ना करे, वो बेवकूफ नहीं बल्कि तुम बेवकूफ हो। तो वो स्लेव्स को इस्तेमाल करके एक जंग का ऐलान करेगा, वो भी इन डीमंस के खिलाफ। और यही उसका एक प्लान था क्योंकि इंसान 3000 हैं और ये मॉन्स्टर 500, तादाद काफी ज्यादा होगी और जितने ये स्ट्रॉन्ग होंगे तो उतने ही जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। और यहाँ पर बहुत ऐसे इंसान भी हैं जो कि बाकी ह्यूमंस के फोर्ट्रेस के साथ अलाइन भी है। तो रेबिलियन के वक्त वो उनसे मदद भी मांग सकते हैं। जो कि सुन रेचल इतना खुश हुई कि वो अपनी सारे अल्फाज वापस ले लेती है। मिस्टर हीरो अब तो इतने चालाक हो कि मुझे लगता है मैं ही बेवकूफ हूँ। बड़ा ही मस्त प्लान है, मगर अभी फिलहाल के लिए वो रिवॉर्ड को देखना चाहता है। और ये देखकर कि जो वो ये बक रहा था तो वो सच था। तो रेचल को अपने कानों पर विश्वास भी नहीं आ रहा कि उसने ये क्या सुना। और अब बस देखने से वो एक स्टेप दूरी में है, मगर क्लिक करने से पहले वो ये विश करता है कि उसे एक अच्छा सा चीज मिले जिससे उसकी पूरी जिंदगी ही बदल जाए। और वो क्लिक हीरो स्टोर पर ही करता है। अब इससे चोई का एक टास्क पूरा हुआ कि उसने हीरो पॉइंट्स तो कलेक्ट कर लिए हैं और अब उसे हीरोज की पावर्स भी मिलेंगी जो कि वो इन पॉइंट्स से परचेस करेगा। और जैसे ही उसने क्लिक करा मैं आपको बताता हूँ कि उसको कौन कौन सी स्किल्स मिली। पहला तो अपने सांस को ज्यादा देर तक रोकने के लिए और अब दूसरा शिट को कंट्रोल करने के लिए। अब शिट दो तरह के होते हैं, या तो आप मुश्किल वक्त में घबराए नहीं और खुद को अच्छी तरह से कंट्रोल रखें तो इसको एक शिट कंट्रोलिंग कहते हैं। और दूसरा जब आपको जोर की टट्टी आई हो और उसको आप अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि टॉयलेट तक पहुंचने में आपको टाइम लगेगा तब तक आपका लीकेज नहीं होता। एक ये, अब मुझे नहीं पता कि दोनों में से कौन सी है, मगर देखकर ही दोनों की आंखें बाहर निकल गई। और बाकी के जितने भी रहते हैं तो उनमें से कुकिंग, क्लीनिंग, लॉन्ड्री और बाकी जितने भी स्किल्स हैं तो ये तो हीरोज की एबिलिटीज बिल्कुल भी नहीं है। रेचल वहाँ से भागती हुई कि अब ये मुझे छोड़ेगा नहीं, तो ये जस्ट बोल के पतली गली से निकलने की कोशिश कर रही थी कि ये अभी लेवल 1 है, इस वजह से इसमें अच्छे स्किल्स आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। और अगर वो बाकी पॉइंट्स को कलेक्ट कर लेता है और स्टोर अपग्रेड हो जाता है तो डेफिनेटली उसे एक ऐसे स्किल्स मिलेंगी जो कि हीरोज की ही एबिलिटीज हो। मगर इस बेइज्जती को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो रेचल को पकड़ने लगा कि अब तो आज तुम्हारी खैर नहीं, तेरी माँ की आंख एक तो गलत जगह पर लाया और दूसरी स्किल में टट्टी
टट्टी कंट्रोल करने की स्किल। तो भागती हुई रेचल चॉय को ये बोलकर कि मुझे माफ कर दो, मुझे इसके बारे में खुद भी नहीं पता। तो इसी में ही वक्त गुजर गया और अगली सुबह जब चॉय उन सारे वर्कर्स को बाहर लेकर आता है तो सबसे पहले उनको सैल्यूट करने का कहता है, वो भी डीमन किंग के लिए, और वो दोबारा से गाना गाने का कहता है। ऑर्डर को मानकर सारे स्लेव्स गाना गाना शुरू करते हैं और पीछे से रेडरेन जो कि सब कुछ देख रहा था तो उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है कि उसने ये काम टॉय को ही सौंपा है और उसे इन वर्कर्स को ट्रेन करने की भी इजाजत दी थी। धड़ाम से दरवाजा खुलता है और जार्क एक खबर को लेकर आता है जिसमें काफी अर्जेंट न्यूज थी। एकदम से रेडरेन बहुत क्यूरियस हुआ कि आखिर क्या अर्जेंट न्यूज हो सकती है। तो जार्क से पता चलता है कि बाकी की ह्यूमंस आर्मी यहीं पर ही आ रही है। अब ये क्लियर कर देता हूँ कि ये चॉय की बात यहाँ पर नहीं हो रही जो कि उसका प्लान, बल्कि ये तो ह्यूमन आर्मी की बात कर रहे हैं जो कि इस वर्ल्ड के हैं। एडिशनली मालूम होते हैं कि डेमोनिक आर्मी की 8 डिवीजन पहले ही उनसे मार खा चुकी है और वो हार गई है। और 8 डिवीजन कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि सबसे लार्जेस्ट है। और अगर 8 डिवीजन उनसे हार गई है तो इसका मतलब कमीने लोग यहाँ पर आकर इस जगह पर भी कब्जा कर लेंगे। मगर अभी प्रोसेस खत्म होने में ही था और न चाहते हुए रेडरेन अब इस जगह को छोड़ जाने का फैसला करता है क्योंकि जान बची तो आगे की चीजें खुद ब खुद होती रहेंगी। जार्क बोला कि कोई टाइम नहीं बचा, अब हमें जल्दी से यहाँ से इवैक्यूएट करना होगा। मगर रेडरेन ये बोलकर कि थोड़ा सा रुको कि वो एक चीज को अबैंडन नहीं करना चाहता जो कि उनको डेमोनिक आर्मी में सिखाया गया है, वो है एक अच्छे ऑफिसर को पीछे नहीं छोड़ना। और वो ये कहता हुआ चॉय की ओर ही देख रहा था। वो जार्क को वहाँ से जाने का कहता है, वो भी अपने ट्रूप्स के साथ, और वो यहाँ पर चॉय को अकेला नहीं छोड़ना चाहता, वो उसके साथ ही आएगा और उन तक पहुँच भी जाएगा। अभी तक चॉय जो कि इन लोगों को उंठी मार रहा था कि अभी बहुत काम रहता है, जल्दी जल्दी करो। अंदर ही अंदर उसे ऐसा लग रहा था कि सर्वेलेंस की वजह से आज की कॉम्बैट ट्रेनिंग भी कैंसिल हो जाएगी। पीछे का स्टील का गेट रेडरेन तोड़ देता है और चॉय जिसको इस बात का पता नहीं होता तो वो कहने लगा कि मेरी एबिलिटीज अब तक बड़ी नहीं और अभी के लिए तो वो बगावत स्टार्ट करने का सोच भी नहीं सकता और ऐसा कोई इवेंट भी नहीं आ सकता इसमें उनकी यही एबिलिटी स्काई रॉकेट कर जाए, यानी कि कम टाइम में वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। और धड़ाम से पीछे रेडरेन लैंड करता है जो कि चॉय को आवाज देकर और बाद में रेडरेन को अपने सामने देखकर रेडरेन ये बोला, हमारे पास वक्त नहीं बचा, तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा यही और इसी वक्त। मगर चॉय पूछने लगा कि सडनली इतनी जल्दी, और वो सवाल भी नहीं पूछ सकता तो क्या इतना वो उन लोगों को बता सकता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। और बाद में एक कमांडर अपने लोगों को अटैक करने का बोल रहा था और साथ में उनको इनकरेज करके कि जीत वो अपने आंखों के सामने देख रहे हैं तो तुम लोगों का आखिर किस चीज का इंतजार है, तो जाकर उन पर अटैक कर दो। और कैप्टन की बात जो ही खत्म हुई तो ह्यूमंस मॉन्स्टर पर भारी होने लगे और मॉन्स्टर जिनको एक प्रॉपर सी टेक्निक नहीं सिखाई गई तो वो एक एक करके मरते रहे। उस जंग के बीच में एक बंदा रेडरेन को नोटिस करके बोला कि वो कमीना द रेड नाइट में रेडरेन वहाँ पर है, चलो उसके पास चलते हैं। और इतने सारे ह्यूमन सोल्जर को देखकर चॉय सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये सारे सोल्जर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं और इनका अटैक करने का मकसद क्या था। मगर नहीं, वो खुद को संभाल कर ये उसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है कि वो डेमोनिक कमांडर के इस रेड रेडन को हराकर ह्यूमन की सोसाइटी में वापस भी जा सकता है। तो इससे पहले वो कुछ कर पाता तो एक सोल्जर रेड रेडन के बहुत करीब आ गया था। उसने जैसे ही अटैक करना चाहा वो भी चॉय को अच्छी तरह से देखते हुए कि वो भी वहाँ पर मौजूद है और वो घायल हो सकता है, तो वो रुका नहीं और रेड रेडन ने उसे उसके सिर से पकड़ लिया और वो उसके सिर को इतना जोर देता है कि मेटल आर्मर के साथ साथ उसका सिर भी कुचल जाता है और दे मार जोर से, जिसका वो नाम रेड रेडन कॉम्बैट आर्ट 7th मोमेंट रखता है। तो उससे वो जमीन में उसका सिर कुचल देता है और नीचे का पूरा ग्राउंड ही क्रैक हो जाता है। और अटैक के ढलने के बाद सबसे पहले वो चॉय के बारे में ही पूछता है कि क्या वो ठीक है या नहीं। चॉय घबराते हुए जवाब देता है कि हाँ वो एकदम ठीक है और अब उसे यहाँ से जाना चाहिए। तो उस फाइट में ह्यूमंस ने काफी सारे लोगों को रेस्क्यू कर तो लिया है और पता चलता है कि ये सारे सोल्जर सिटीजन्स ऑफ द मेरॉइड किंगडम के हैं और इसके अलावा सिटीजन्स ऑफ द ड्रासिन एम्पायर के भी। एक सोल्जर स्लेव से पूछा कि क्या वो एक वॉरियर है, जिस पर उसका जवाब हाँ में होता है। तो वो सोल्जर स्लेव को अपना पीछा करने का बोला क्योंकि वो नॉर्मल सिटीजन और वॉरियर्स को अलग अलग से ट्रीट करते हैं। वो स्लेव खुद को काफी ज्यादा स्पेशल समझने लगा और ये फर्स्ट टाइम था कि कोई उसे असली वॉरियर की तरह ट्रीट कर रहा है। तो वहीं पर उन सारे नाइट का कमांडर होता है जो कि स्लेव वॉरियर्स को थैंक यू बोलता है, वो भी यहाँ पर आने के लिए। और अपनी ग्रीटिंग पेश करके वो अपना नाम ओलाविन ग्रिमियर बताता है जो कि ड्रासिन एम्पायर का ड्यूक है और एलाइड फोर्स का कमांडर भी है। तभी पीछे से एक नाइट आया और वो बताने लगा जिनमें सिटीजन्स को एवैक्यूएट कर दिया गया है और ओलाविन से शाबाशी मिलने के बाद सिर्फ एक काम रहता है जिनका प्रिपरेशन वो पहले से ही कर चुके थे कि सारे वॉरियर्स को एक अलग जगह पर रखा गया है। तो ओलाविन कहता है कि देरी किस बात की है, जाकर अपना काम शुरू करो। तो वो ये सर कहकर जो लोग अपने आप को वॉरियर बुलाते हैं सच में वो वॉरियर है, तो इनको वो जो स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही थी तो वो इसलिए ये
कहीं भाग ना निकले। सारे नाइट उन्हें घेर लेते हैं। जितने भी वॉरियर्स कलेक्ट किए गए थे तो उनको यहाँ पर एनाइलेट कर दिया जाएगा, यानी कि मारा जाएगा। और तभी सीन शिफ्ट हुआ और दोबारा रेडन और चॉय पर गया, जो कि एक कैरेज में जा रहे थे जिसमें चॉय इस दुनिया को अलविदा कह रहा था, क्योंकि जो उसका सपना है और जिसका उसे मौका दिया गया था तो वो तो बिल्कुल भी पूरा नहीं होने वाला, क्योंकि जो चांस उसे मिला तो उसमें रेडन ने उसकी जान बचाकर उसे अपने साथ डीमन आर्मी की ओर लेकर जा रहा है। वो रिग्रेट कर रहा था, लेकिन हमें सच्चाई पता है कि यहाँ पर उसकी जान बच गई है। मगर एडिशनली वो अपने मन ही मन में रेडन को कमीना बुलाकर अगर ये बीच में ना टपक पड़ता तो आज वो यहाँ इनके साथ ना चलता। और रेचल जो कि चॉय को उसकी सेंसेस में लाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि टाइम ऑफ क्राइसिस एंड अपॉर्चुनिटी का कुछ भी पता नहीं चलता, तो वो वहाँ इनके HQ जाने में पॉजिटिव क्यों नहीं समझता कि वहाँ पर वो डीमन किंग को आसानी से मार डालने का एक मौका भी ढूंढ सकते हैं, जिनके लिए ये लोग एक तगड़ा सा प्लान भी बनाएंगे। वो रेचल को शट अप बोलकर के झूठी, तुम तो बीच में बिल्कुल भी ना बोलो। तो रेडन जो कि झपकी ले रहा था तो उसकी नींद सिर्फ इस वजह से खुल गई क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि चॉय उसे कुछ बोल रहा है। तो इनकार करता हुआ कि बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, और झूठ बोलकर कि वो तो जस्ट मम्बलिंग कर रहा था। इसमें वो बोला हिंदी में समझा दे कि उसको काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है कि रेडन के साथ एक ही कैरेज में होकर वो उनके HQ जा रहा है। रेडन दोबारा अपनी तारीफ सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुआ और पता चला कि वो ऑलमोस्ट थर्ड कॉर्प HQ के करीब ही है और बस कुछ ही देर में वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और एडिशनली रेडन ये भी बताता है कि जब वो वहाँ पर पहुँचेंगे तो वो ऑफिशियली को चॉय को डेमोनिक आर्मी का हिस्सा बना देंगे, वो भी रेडन के स्पॉन्सरशिप के थ्रू, जिस पर कोई भी उंगली नहीं उठाएगा। तो इससे रेचल और चॉय के मुँह खुले के खुले रह जाते हैं और इतना डिसअपॉइंट होकर वो दोबारा झूठ बोलता है कि ये बिल्कुल एक ऑनर की बात है, बिल्कुल एक एब्सोल्यूट ऑनर की बात। तो देखते ही देखते वक्त गुजर गया और वो वहाँ पर पहुँच भी गए, डेमोनिक आर्मी के HQ, जहाँ पर सर रेडन के आने का सब लोगों का इंतजार था। और उन्हें देखते ही पहले से ही गेट खुल जाते हैं। रेडन उतरकर चॉय को अपना पीछा करने का बोलता है, जो कि वो उसे कमांडर के पास ले जाएगा। और दोबारा से वो डरते हुए और डिसअपॉइंट होते हुए कि ये भी एक एब्सोल्यूट ऑनर की बात है कि कमांडर से उसको सीधा मिलाया जा रहा है। तो रेडन बोला कि तुमने ठीक कहा, ये एक ऑनर की ही बात है, मगर वो उसे एक जस्ट फ्रेंडली एडवाइस देगा कि कमांडर के सामने वो उल्टी सीधी हरकत ना करे, अनलेस वो कमांडर के हाथों से खुद मरना नहीं चाहता और अनलेस उसको जीने का शौक ना हो। जो कि सुन चॉय अपने मन ही मन बोला कि ये तो बिल्कुल ऐसा बोल रहा है जैसे कि मुझे शेर के साथ एक पिंजरे में रखा गया है और सरवाइव करने का टास्क दिया गया है। मगर फिर भी वो गिव अप नहीं करेगा और कुछ ही पलों में वो कमांडर के ऑफिस तक पहुंच गए। पता चला कि उस कमांडर का नाम हीमीस होता है। और रेडन आकर बोला कि कमांडर मैं आया हूँ, तो उसे अंदर आने की इजाजत दे दी जाती है। आवाज सुनकर चॉय को ये पता चल चुका था कि ये मर्द नहीं बल्कि एक औरत है। और जो है वो अंदर गया तो सबसे पहले एक पैनल में हमें उसके जूतों को, सॉरी हील्स को, और बाद में काफी ही सेड्यूस करती हुई आवाज सुनाई देती है कि वाह भाई, ये मैं क्या देख रही हूँ, रेडन तुम अपने साथ किसी को लेकर आए हो, ये तो तुमने बड़ा अच्छा किया, मगर इस घोंचू से ज्यादा मुझे तुम्हारे आने का ही इंतजार था। तुम्हारा स्वागत है रेडन अपने जगह पर वापस आने के लिए। और अब जल्दी जल्दी मुझे बताओ कि वहाँ पर क्या डिफिकल्टी तुम्हें फेस करनी पड़ी कि तुम्हें आना पड़ा, वो भी एक ऐसे फोर्ट्रेस को छोड़कर जो कि ऑलमोस्ट पूरा हो चुका था। बस कुछ ही दिनों के काम को छोड़कर वो यहाँ पर आया है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस कमांडर का नाम हीमीस है, तो ये डेमोनिक किंग के आर्मी की थर्ड कॉर्प की कमांडर है और इनके लिए काम करना चाहेगा। मैं तो तैयार हूँ। उम्मीद में बताएगा कि कौन मेरी तरह डाउन टू अर्थ है। तो MC तो कमांडर को देखकर शर्माने लगा और मैं खुद MC के टेस्ट की दाद देता। मगर जहाँ तक कमांडर हीमीस की बात है तो वो रेडन को बताई जा रही थी कि उसने पहले से ज्यादा मसल्स को गेन कर लिया है, जो कि उसके साथ सूट भी कर रही है। तो रेडन भी अपने कमांडर की तारीफ करता हुआ कि आप पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है, और भी ज्यादा स्टनिंग कमांडर। और MC जो कि अपने मन ही मन बोलता है, बाप रे बाप, एक कमांडर इतनी ज्यादा खूबसूरत कैसे हो सकती है। कमांडर हीमीस रेडन की बातों की दाद देती है और कहने लगी, इतने मीठे अल्फाजों के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच MC जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बोले, तो वो सोचने लगा कि क्या उसे भी रेडन की तरह कमांडर की तारीफ करनी चाहिए, वो भी उनकी खूबसूरती की। तो उसे मौका नहीं मिलता और दोबारा से रेडन बोलने लगा कि मैं आपसे माफी मांगता हूँ कमांडर, मैंने आपको बहुत ज्यादा शर्मिंदा किया है कि मैंने फोर्ट्रेस को अबैंडन कर दिया और उसे प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाया। तो कमांडर ज्यादा कुछ बोलती नहीं, जस्ट इतना कहती है कि वो इसलिए क्योंकि वो एक डिवीजन कमांडर के थे और इसमें
उसकी कोई भी गलती नहीं, उसने रिट्रीट करके काफी अच्छा फैसला लिया है, वरना वो आज जिंदा नहीं बचता। और वो खुद को इस गलती का कसूरवार तो बिल्कुल भी ना ठहराए। तो काफी खौफनाक आवाज में कमांडर अब उस 8 डिवीजन के ग्रीमियर की स्किन को उखाड़ना चाहती है, जिसका वो बाद में कुछ कपड़े बनाना चाहते थे। मगर किस्मत उसकी खराब थी कि कमांडर फोर्ट्रेस में है और वो 8 डिवीजन का कमांडर वो वहाँ पर उसके फोर्ट्रेस पर कब्जा करके बैठा हुआ है। कमांडर की ऑरा का प्रेशर इतना ज्यादा था कि चोय को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। और मजीद कमांडर 8 डिवीजन कमांडर ग्रीमियर की बेइज्जती करती हुई कि वो एक लूजर बन के वापस आकर के फोर्ट्रेस पर कब्जा किया है, तो वो खुद को कुछ बहुत ज्यादा ही शाना समझ रहा होगा। ये कहकर उनके ऑरा का प्रेशर और भी ज्यादा हुआ और एमसी उसके प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाया। और ये प्रेशर रेडिन के प्रेशर से तो बहुत ज्यादा एक नेक्स्ट लेवल पर है, एक इंटायरली नेक्स्ट लेवल, जो कि यहाँ पर आने के बाद इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और किसी का तो नहीं हो सकता जिसको एमसी ने फील किया हो। मगर खैर अब कमांडर हेमिस की नजर चोय पर पड़ती है और वो रेडिन से बोली कि अच्छा बाकी बातें तो होती रहेंगी, लेकिन तुम एक इंसान को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, क्या इसमें कुछ स्पेशल बात है? तो कमांडर रेडिन ये बताते हुए कि इसका नाम चोय ह्यूनसुक है और यही वो इंसान है जिसके बारे में मैंने आपको रिपोर्ट भेजी थी, वो भी इस वजह से कि मैं इसको डेमोनिक आर्मी में इनलिस्ट करना चाहता हूँ, वो भी अपने स्पॉन्सरशिप के थ्रू, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। दोबारा इनलिस्ट वाली बात को सुनकर एमसी के पैरों तले जमीन घिसक गई और कमांडर चोय के करीब आकर ये बोलकर कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो, एक टैलेंटेड पर्सन जिसको खुद रेडिन ने ही चूज किया है और अपने स्पॉन्सरशिप के थ्रू उसे डेमोनिक आर्मी में इनलिस्ट करवाना चाहता है, तो कभी भी रेडिन की चॉइस गलत नहीं निकली। इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इनलिस्ट होने के वर्दी भी हो या फिर नहीं। जिस पर रिस्पॉन्स में चोय सिर्फ ये कहता है कि वो अपनी पूरी मेहनत करेगा और अपना बेस्ट देगा। मगर हाउएवर डीमन कमांडर हिमिस को लगता है कि तुम चाहे जितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन डेमोनिक आर्मी में मसल सबसे ज्यादा जरूरी है। ये तुम्हारी दहशत को एक्सपेंड करने में मदद करेगी, लेकिन जिस तरह तुम्हारे मसल्स और तुम्हारी बॉडी की कंडीशन है, तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम इसे सरवाइव कर पाओगे। कमांडर रेडिन भी हिमिस के साथ एग्रीड होता है और सिंपली वो चोय को डराने के लिए इतना बोलता है कि वो तो इसे जिंदा ही खा जाएंगे। मगर खैर इससे ज्यादा इस बात पर रेडिन गौर देता है कि एक डेमोनिक आर्मी में इंसान को इनलिस्ट करना ये बहुत अनप्रेडिक्टेड बात है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं इसको खुद ट्रेन करना चाहता हूँ, वो भी पर्सनली। तो कमांडर हिमिस का जवाब ना में होता है, क्योंकि कमांडर हिमिस बोली नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम अपना टाइम वेस्ट करो, वो भी इस इंसान पर। तो अचानक से उनका सिर फट गया और वो खुल गया, जिसके बाद उनका डरावना चेहरा एमसी देख लेता है, जिसके बहुत बड़े बड़े दांत होते हैं, आंखें तो बिल्कुल भी नहीं होती, जस्ट एक बड़ा मुंह होता है, जो कि देख एमसी का भी मुंह भी उस तरह खुल गया और उन्हें विश्वास नहीं आ रहा था कि वो अपने आंखों के सामने क्या देख रहा है। कमांडर हिमिस जब दोबारा अपना मुंह बंद करती है और अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है, तो वो कहती है तो आज के बाद मैं तुम्हें एक काम पर असाइन करती हूँ, वो भी एक केयर टेकर के लिए। वो भी केयर टेकर किसका? तो वो मेरा पेट है, मेरे पेट की तुम केयर टेकर होगी। और वो पेट एक ब्लैक कलर का मिथिकल बीस्ट होता है, जो कि बहुत क्यूट भी है, उसका नाम बूबू है। और कमांडर हिमिस के हिसाब से ये बहुत ज्यादा क्यूट है। नहीं, इसके चेहरे से लगता तो नहीं, मगर कमांडर को अगर लगता है तो मैं एग्रीड होता हूँ, तुम लोगों को भी एग्रीड होना चाहिए। और उसके डरावने चेहरे को देखकर एमसी अपने मन ही मन बोला कि एक पेट, ये एक डॉग है क्या? इसे लगता नहीं कि ये एक डेमोनिक बास्टर्ड है जो कि सीधा नर्क से आया है? ये पेट कैसे हो सकता है? तो रेडिन ये बोलकर कि वाह, मैं इससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ। ये छोटा तो है, लेकिन इसके अंदर जो पावर फील कर पा रहा हो तो वो बहुत बहुत ज्यादा है। कमांडर हिमिस रेडिन के सेंसेस से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई, वो भी हमेशा की तरह। और कमांडर रेडिन की बात पर कमांडर हिमिस बोली, इंसान अब तुम्हें समझ में आ गया है कि रेडिन की नजर और उसका पर्सपेक्टिव कितना ज्यादा शार्प है। तो चलो अब देखते हैं कि तुम मेरे पेट का कैसा ध्यान रखते हो। मगर चोय के रिएक्शन देखते ही कमांडर हिमिस बोली, तुम्हारे ऐसे रिएक्शन क्यों है? क्या मैं ये समझूं कि तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा या फिर तुम्हें इसे घिन आ रही है? तो घिन का सुनकर ही बूबू बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ और ऐसा लग रहा था कि वो चोय को कच्चा चबाना चाहता है। मगर अपनी जान तो सबको प्यारी होती है और वो झूठ दोबारा बोल कि नहीं, ऐसी बात नहीं, ये बहुत क्यूट है। अगर कमांडर चाहती है तो मैं जरूर इसका केयर टेकर बनूं। आई द चोय ह्यूनसुक आज से इसको अपना पेट मानता है और मैं इसका केयर टेकर। और ये तो एक इंसान के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि वो कमांडर के पेट को, मतलब कि बूबू को, एक केयर टेकर की नजर से देखेगा। तो इससे और बड़ी अचीवमेंट उसने आज तक नहीं देखी। चोय का जवाब सुनकर कमांडर हिमिस बोली, हाँ एकदम ठीक बोला, यही मैं सुनना पसंद करती हूँ। और वो बूबू को चोय के हवाले कर देता है और हवाले होते ही वो चोय के सिर को चबाने लगा। और हिमिस बताती है कि हाँ अब ये ग्रो कर रहा है, तो याद रखना कि इसको खाना देना है, और अगर खाना नहीं दिया तो ये गुस्सा हो जाएगा, और अगर ये गुस्सा हो जाएगा तो तुम
इसका खाना बन जाओगे। और मेरे लिए बुबू के लिए बार बार एक नया केयरटेकर असाइन करने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि शायद तुम्हें पता नहीं मगर बाकी जितने भी इसके केयरटेकर रहे हैं तो उसको बुबू खा जाता है, यही इसकी प्रॉब्लम है। तो ध्यान से। जिस पर MC यस मैम बोलकर अपने खून को रोकने का एक पैतरा सोच रहा है। एकदम से सीन शिफ्ट हुआ और बुबू हाउस पर गया, जहाँ पर हमारी फेरी रेचल बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुई, क्योंकि ये वो काम इस तरह क्यों एक्सेप्ट कर रहा है। तो उसे जब पता चला कि ये उसे क्वेस्ट विंडो यानी कि हीरो क्वेस्ट बता रही है, तो उसे विश्वास नहीं आ रहा था। मगर चॉय उसे सिंपली शांत करके कि तुम इसे जगा दोगे, ये बड़ी मुश्किल से सोया है तो मैं नहीं चाहता कि ये उठे। तो उसके बाद एक क्वेस्ट विंडो को देखते हैं, जिसमें उसे बताया जाता है कि तुम बुबू के केयरटेकर बने। किसी को भी नहीं पता कि ये तुम क्यों कर रहे हो, लेकिन तुम्हें होल्ड ऑन करना होगा। जिंदा रहना बेटर है मरने से ज्यादा, चाहे तुम गटर में ही क्यों ना हो। रिजल्ट में अगर वो सरवाइव कर लेता है और बुबू के अफेक्शन वो जीत लेता है, तो वो उसे बेस्ट लक बोलकर कि उसका फ्यूचर सेफ रहे, क्योंकि वो बुबू का केयरटेकर जो है। तो ये क्वेस्ट उसे टोटल 200 हीरो पॉइंट्स देगा। बस सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे बुबू का अफेक्शन जीतना होगा, जो कि कमांडर का पेट है। और बुबू जो कि चैन की नींद सो रहा था, तो धड़ाम से एक दरवाजा खुलता है और गोबलिन आकर ओए विमन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो चॉय उसे ग्रीट करके अपना नाम चॉय हिंसुक पूरा नाम बताता है, जिसके बाद गोबलिन एज अ केयर टेकर देखकर वो अभी भी उसे एक स्नैक की तरह ट्रीट कर रहा है। तो ये बात उसे पसंद नहीं आती। चॉय पूछने लगा कि बाकी के सीनियर्स कहाँ पर हैं, जिसके जवाब में वो गोबलिन बोला, हैं सीनियर्स? ओह मैं भूल गया हूँ, वो सारे के सारे मारे जा चुके हैं। तो आज के बाद वो गोबलिन बुबू के लिए उसकी मील प्रिपेयर करेगा। और बस यही MC भी सुनकर कि बस इतना, तो वो गोबलिन ये कहकर कि अगर वो समझ गया है तो वो अपने काम को शुरू कर सकता है। मगर तभी पीछे से एक शैडो को आते हुए हम देखते हैं, और वो और कोई नहीं बल्कि बुबू था, जो कि उस गोबलिन का सिर चाटने लगता है, क्योंकि उसे भूख लग रही। बुबू को जागती हुई देखकर उसकी फट गई और वो जल्दी से चॉय के पीछे चला गया। और वो गोबलिन चॉय के पीछे छिपकर बुबू को चॉय को खाने का बोलता है, क्योंकि वो उससे ज्यादा फ्रेश है, जो कि उसकी मील के लिए वो वैसे भी प्रिपेयर करने का सोच ही रहा था। तो इससे चॉय को बड़ा ही ज्यादा गुस्सा आया और वो उस गोबलिन को क्रेजी बुलाता हुआ कि वो क्या कर रहा है। तो वो गोबलिन उसे थ्रेट करता है कि जस्ट चुप बैठो, तुम्हें बोलने की किसने इजाजत दी, क्योंकि वैसे भी दोनों में से एक मरने वाला है। तो वो चाहता है कि चॉय ही मरे, क्योंकि उसकी जान की कोई कीमत भी नहीं है और न ही जिंदा रहकर वो उन लोगों को कुछ फायदा देने वाला है। मगर तब चॉय बड़ा ही गुस्सा हुआ और जैसा कि उसने बोला कि दोनों में सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा, तो वो उस गोबलिन को उठाकर बुबू की ओर फेंक देता है, और ये भी बोलकर कि तुम मेरी जगह पर क्यों नहीं मर। तो वो बुबू को ये भी कहता है कि बुबू ये लो तुम्हारे लिए स्नैक, जो कि सुन बुबू के मुंह से पानी टपकने लगता है। और अगले ही पल बुबू उसे खा गया था, और उसे खाते वक्त जो ये बोला कि बुबू को ये स्नैक बहुत ज्यादा पसंद आया। और रेचल जो कि इस सिनेरियो को देखकर बहुत कंफ्यूज हो गई थी, तो वो भी कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि चॉय के कमरे से चिल्लाने की आवाज आ रही थी, वो भी रेचल की, क्योंकि बुबू उसका पीछा कर रहा था और उसे बैठने का मौका तो वो बिल्कुल भी नहीं दे रहा था। और रेचल चॉय को ये बोलकर कि मुझे बचाओ, तो चॉय को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, और वो जस्ट इतना बोलती है कि यहाँ वहाँ भागो मत, अगर तुम इसे यहाँ वहाँ भागने पर मजबूर करोगी तो इसको भूख लग जाएगी। तो तभी चॉय एक चीज को नोटिस करता है, वो भी क्वेस्ट विंडो पर, जिसमें एक एक्स्ट्रा लार्ज बोन के बारे में बताया गया था, जिसकी डिस्क्रिप्शन में ये बताया गया है कि वो किसी आकार के डीमन को अट्रैक्ट कर सकता है, जो कि सिर्फ उसे 30 हीरो पॉइंट्स पर मिल सकता है। तो वो उसे बिना सोचे समझे परचेज कर लेता है, और परचेज करने के बाद अब बुबू को देने की बारी है। वो बुबू को आवाज देकर कि बुबू, तो जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखा तो MC उसे हड्डी दिखाता हुआ कि क्या तुम्हें ये चाहिए, तो ये लो जाके पकड़ लो इसे। वो उसे दूर फेंक देता है, जो कि डायरेक्टली बुबू को अट्रैक्ट कर लेता है, और बुबू एक लंबी सी छलांग मारता हुआ उसे कैच कर लेता है। जिसके बाद रेचल को सांस लेने का मौका मिला, और अब उसे जानना है कि इस तरह का आइटम उसे कहां से मिल गया, और अगर वो उसे ये मिल सकता था तो उसने थोड़ी देर पहले इसे बाय क्यों नहीं किया। तो रिस्पॉन्स में जैसे ही चॉय कुछ बोलने लगा तो बुबू अपना मुंह खोल कर चॉय पर अटैक करने लगता है, मगर चॉय ये रियलाइज नहीं कर पाया, और उसे जस्ट अपनी बात की पड़ी हुई थी कि ये इसलिए कि मेरे पास एक जीनियस ब्रेन है, मैं माइनस डिटेल को मिस नहीं करता और मैं सही मौका आने का इंतजार कर रहा। तो ये उसके लिए काफी ज्यादा आसान क्वेस्ट है, और अगर उसे इसी तरह ही मिलते रहे तो ये तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो बुबू उसके पट्टे को खा लेता है, जिस पर MC ये बोलकर कि आराम से भाई। तो उसकी रिएक्शन को देखकर चॉय समझ गया कि वो हड्डी बुबू के लिए काफी नहीं थी, तो अब उन्हें एक फ्रेश मीट का इंतजार करना पड़ेगा। मगर
मगर ये सब कुछ करने के लिए उसे बुबू को बाहर ले जाना होगा, जिस पर रेचल बोली कि अब ये मत बोलना कि तुम इसे बाहर लेकर जाने वाले हो। तो अब चॉय के साथ और कोई चारा नहीं बचा और अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कि सोचो अगर तुम्हें बुबू का खाना नहीं बनना तो उसको एक मैजिक वर्ड की याद आ जाती है जो कि किसी आकार के जंगली जानवर जो कि गुस्से में हो उसे काम डाउन कर देता है। तो वो बोला वॉक। तो बुबू एकदम से शांत हुआ और वो बहुत ही ज्यादा क्यूट एक्ट करने लगा, जिसके बाद वो चॉय की ओर यानी कि उसकी गोदी में कूद जाता है और चॉय भी उसे पकड़ लेता है। और अब जैसे ही बाहर सीन गया तो उन लोगों को किचन नजर नहीं आ रहा था और वो ना ये बता सकता है कि किचन कहाँ पर है, मगर बोबो बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक था। वो यहाँ वहाँ भाग रहा था और चॉय को अपने पीछे भगा रहा था, मगर उसको कंट्रोल करने के लिए वो मैजिकल वर्ड है ना कि चलो अगर तुम्हें ट्रीट चाहिए तो तुम्हें इस रास्ते से चलना होगा। और किचन को स्पॉट करने के लिए रेचल यहाँ वहाँ देख रही थी, लेकिन उसे किसी किस्म की भी स्मेल सूंघने को नहीं मिल रही थी, जिससे वो पता लगाए कि किचन उस दिशा में है। मगर तब वो एक गोब्लिन को नोटिस करती है जो कि कहीं जा रहा था। तो रेचल इंसिस्ट करती है कि वो उस गोब्लिन से क्यों नहीं पूछ लेता, जिस पर चॉय शोर बोलकर उस गोब्लिन को रोकता है और वो बोलता है कि क्या वो उसे रास्ता दिखाने में उसकी मदद कर सकता है। तो एक इंसान को यहाँ पर देखकर वो सोचने लगा एक इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है। तो बोबो को बीच में नोटिस करके उसकी बोलती बंद हो जाती है और वो बहुत जोर जोर से चीखने लगा, मगर चॉय ये बोलकर कि घबराने की जरूरत नहीं, ये काटता नहीं है क्योंकि ये बोबो का वॉक करने का टाइम है। तो बोबो उसके करीब गया और चाटते वक्त वो गोब्लिन भी जवाब देता है कि बोबो इंसान के साथ क्या कर रहा है, मगर बोबो उस गोब्लिन को खा लेता। तो एमसी उसे रोकता है कि नहीं, इसको नहीं खाना। वो गोब्लिन की भी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करता है कि वो बोबो का केयरटेकर है, मुझे जस्ट किचन के बारे में जानना है कि वो कहाँ पर है। वो जैसे ही किचन के बारे में बताने लगा तो वो पीछे पतली गली से भाग लेता है और जाते वक्त किचन की दिशा भी उसे बताता है कि वो तुम्हारे लेफ्ट में है। तो उसे इतनी तेज भागते हुए देखकर रेचल और चॉय बड़ी ही जोर जोर से हंसने लगे। वो भी इस बात को लेकर कि वो कितना ज्यादा डर गया था, उसकी तो पैंट गीली हो गई। तो अब जबकि किचन के बारे में पता चल चुका है तो वहाँ से बस गोश्त लाना है और बोबो को खिलाना है। मगर रेचल चाहे इस बात के बारे में जितना भी सोचे तो ये बहुत ज्यादा फनी है कि एक हीरो एक केयरटेकर की तरह काम कर रहा है। इस पर एमसी बोला इसमें कौन सी नई बड़ी बात, मैं हमेशा के लिए एक केयरटेकर की तरह तो नहीं रह सकता क्योंकि मुझे एक ब्लोंड औरत के साथ शादी भी तो करनी है। मगर तभी वो नोटिस करता है कि बोबो वहाँ पर है ही। ये बात उसके पैरों तले जमीन को खिसकने में देर नहीं लगाती और वो गाली देके बोला भैंस की टांग, वो कुत्ते का बच्चा कहाँ गया, यहीं पर तो था। एमसी बड़ा ही परेशान हुआ और परेशानी में वो रोने लगता है क्योंकि वो जब भी एक सेकंड के लिए बोबो से अपनी आंखें हटाता है वो साला एकदम से गायब हो जाता है, जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मगर फिक्र करने की कोई बात नहीं क्योंकि रेचल उसे आते वक्त देख लेती है। चॉय बुबू के रिटर्न पर बहुत ज्यादा खुश हुआ, लेकिन बुबू के चेहरे पर खून के निशान भी थे। और तभी पीछे से बाकी गोब्लिन्स चिल्लाते हैं कि आखिर कमांडर को किसने मारा, ऐसी हरकत आखिर कौन कर सकता है, हम भी उसकी चमड़ी उधेड़ देंगे। सुनकर सोचने का कोई भी मकसद नहीं क्योंकि ये और किसी ने नहीं बल्कि बुबू ने ही किया है। और रेचल कहने लगी मुझे लगता है कि हमें अच्छी तरह से पता है कि ये किसने किया है। और चॉय जो कि बहुत ज्यादा डर चुका था तो वो भी रेचल की बात के साथ एग्रीड हो जाता है और पलक झपकाते ही बाकी जितने भी गोब्लिन्स होते हैं तो वो दोनों का पीछा करने लगते हैं। रेचल जो कि चॉय को माय हीरो बुलाकर कि तुम मुझे यहाँ पर मरने के लिए कैसे छोड़ सकते हो, क्या तुम्हें याद नहीं कि मैं तुम्हारी एक पर्सनल असिस्टेंट हूँ, एक पर्सनल असिस्टेंट को आखिर इस तरह तुम मरते हुए कैसे छोड़ सकते हो। जिस पर चॉय ज्यादा कुछ बोलता नहीं और उसे शट अप बोलकर कि अगर उसमें जीने की थोड़ी सी भी इच्छा है तो वो खुद ही भागेगी। उसने रेचल का ठेका नहीं लिया हुआ क्योंकि उसके हाथ में पहले से ही बुबू है और वो फिर अच्छी तरह से भाग नहीं पाएगा। और बुबू जो कि अपना पेट भरने के बाद दोबारा से अपने क्यूट मोड में चला जाता है तो उसे तो इस बात का पता ही नहीं होता कि उसने कौन सा कांड कर दिया है। सामने एक डेड एंड आ रहा था जो कि देख एमसी बड़ा ही परेशान हुआ और उसको घेरने के बाद गोब्लिन्स चॉय को मर्डरर बुलाने लगे जिन्होंने उनके कमांडर को मारा है। तो एमसी बड़ा ही हिचकिचाते हुए बोला कि मेरे फेलो कॉमरेड्स तुम्हें जैसा लग रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मगर वो तो सिर्फ चॉय को मारने और खाने की ही सोच रहे थे। एक तो यहाँ तक ये भी बोल देता है कि वो चॉय का हाथ काट कर खा जाएगा। उसके साथ छुरा भी होता है जिसको वो चॉय को टुकड़े करने के लिए ही लेकर आया है, मगर उससे पहले पता चलता है कि यही गोब्लिन्स जो कि चॉय को मारने पर तुले हैं। तो बुबू ने जिस कमांडर को मारा है तो उसके कुछ हिस्से वहीं पर ही रह गए हैं, इसलिए वो भी अपने कमांडर को खाते वक्त ट्राई
ट्राई करना चाहते हैं कि वो कैसे टेस्ट करते हैं, और उनको कमांडर को टेस्ट करने के लिए लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कुत्ते और इस इंसान को मारने के बाद वो दोनों इसे बांट कर खा सकते हैं। MC जो कि इनकी बातों को सुन रहा था, तो अब वो बहुत ज्यादा परेशान हुआ, मगर दोबारा से वो अपने दिमाग पर जोर डालने लगा कि वो यहाँ से कैसे निकल सकता है। तभी खुद को काम डाउन करने के बाद वो पहले की तरह जैसे कि उसने रेडरन के साथ किया था तो प्रिटेंड करने लगता है, जिनमें चोय उन सब पर भड़क उठा कि तुम लोगों की आखिर हिम्मत भी कैसे हुई, बेवकूफों, क्या तुम लोगों को पता नहीं कि ये कौन है? ये बुबू है। बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने बुबू को नहीं देखा, वो जिस बुबू को मॉन्स्टर ही बुलाते हैं। इस पर अगेन चोय इतना भड़क उठा कि इतनी बदतमीजी वाली बात बोलकर तुमने तो हद ही कर दी, ये बुबू है बुबू। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर ये है कौन। पता लगने पर वो सारे गोब्लिन्स थोड़ा बहुत घबराने लगे और उन लोगों को लगता है कि शायद ये इंसान उन लोगों को ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है, वो भी अपने पेट को बचाने के लिए, क्योंकि ये कमांडर का पेट नहीं हो सकता। मगर उनको ये भी डर लग रहा था कि अगर ये सच बोल रहा है तो कमांडर तो उनकी वाट लगा देगी। वो बुबू को रखते हुए कि तुम लोगों को तो शर्म आनी चाहिए कि अपने कमांडर के पेट को भी नहीं जानते। और गोब्लिन ये देखकर कि चोय उसे जमीन पर रख रहा है तो उसका क्या करने का प्लान है। तो MC इसके बाद बीस्ट मोड वो भी बुबू का ऑन करता है और वो उस पर भेज देता है कि उसे भूख लगी है, और अगले ही पल बुबू उसे खाने लगता है। चोय देखकर सिर्फ एक ही लाइन बोलता है, कुत्ता बड़ा हरामी है, बाप रे कैसे खा रहा है इसको। और जब उस गोब्लिन की हड्डियां सिर्फ रह जाती हैं, तो चोय बाकी गोब्लिन से पूछता है कि अगर और किसी को डाउट हो तो वो यहाँ पर टेस्ट आउट कर सकता है, जिस पर सारे गोब्लिन्स चोय से माफी मांग कर कि उन्हें पता नहीं था तो झुक जाते हैं। इस अचीवमेंट से चोय का चरिश्मा जो होता है वो भी अपग्रेड हो जाता है, जिससे वो किसी मॉन्स्टर से भी अब काम करवा सकता है। ये देख चोय बड़ा ही खुश हुआ कि इसका भी उसे क्रेडिट मिल सकता है। और अगले ही पल जब चोय और बाकी गोब्लिन्स बाहर आ जाते हैं, पीछे से कमांडर आ जाती है जो कि बोलती है, मैं यही तो सोच रही थी कि अंदर इतना कमोशन क्यों था। एक क्यूटी नूबी काफी ही इंटरेस्टिंग काम दिखा रहा है, उसने कुछ ज्यादा ही अचीव कर लिया है, मैं भी तो जानूं कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। कमांडर की आवाज अपने पीछे सुनकर चोय के तो पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो कोई साधारण सा मॉन्स्टर नहीं बल्कि इन डीमंस का कमांडर है। सिन कमांडर हीमिस के ऑफिस पर गया, जिस पर हीमिस इस बात से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई कि चोय ने यहाँ पर दिमाग का इस्तेमाल करके उसे काफी इंटरेस्टिंग चीजें दिखाई है, जैसे कि चोय ने सरवाइव करने के लिए कमांडर हीमिस का नाम और बुबू का इस्तेमाल किया है। जिस पर MC जल्दी से उठकर उसे ऐसा लग रहा था कि उससे कोई गलती हो गई है, वो माफी मांगने लगता है कि उसने एक बहुत बड़ी गलती की है, इसके लिए उसे माफ कर दिया जाए। मगर हीमिस बोली कि मैं यहाँ पर तुमसे गुस्सा नहीं बल्कि तुम्हें एक कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, तुमने जो किया तो वो तारीफ के काबिल है। MC परेशान हुआ, मगर हीमिस बोले ज्यादा सोचने की कोई भी बात नहीं, क्योंकि तुम हो भी एक इंसान, तुम चालाक हो, बाकी गोब्लिन्स की तरह नहीं हो, इसलिए तुम्हारी ब्रेवरी की दाद देती हूँ। तुम्हें गट्स कूट कूट के भरे हुए हैं, इसी तरह ही रहोगे तो तुम बहुत टाइम सरवाइव कर पाओगे। इस पर MC अभी भी परेशानी में और हिचकिचाते हुए उसे थैंक यू बोलता है। बाद में हीमिस बताती है कि डेमोनिक आर्मी सब कुछ चीजें लड़ाई से ही सॉर्ट आउट करती है, जिससे उनको बहुत सारी कैजुअलिटीज और प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। जब ट्रबल का सुनकर उसने मजीद पूछना चाहा तो कमांडर हीमिस सिर्फ ये बोलकर कि आगे टाइम के साथ खुद ब खुद उसे पता चल जाएगा, तो वो बाद में चोय को एक ऑफर देती है, वो भी एग्जीक्यूटिव बनने के लिए, वो भी डेमोनिक आर्मी का। जो कि सुन MC के तोते उड़ गए और वो कहने लगा, एग्जीक्यूटिव वो भी मेरे स्किल्स के साथ, जिसके साथ हीमिस भी एग्रीड करती है। अभी के लिए तो ये बहुत मुश्किल हो सकता है, मगर वो चोय को ये अलाउ नहीं कर सकती कि वो बुबू और उसका नाम इस्तेमाल करे, वो भी अपने इन्फ्लुएंस के लिए, क्योंकि जैसे कमांडर हीमिस ने बोला है कि डेमोनिक आर्मी में स्ट्रेंथ से ही सब कुछ, वो लोग डिसाइड करते हैं कि कौन से डीमन का कौन सा रैंक होगा, तो इसमें चोय शुरू होते ही मारा जाएगा। इसलिए हीमिस उसे ऑफर देती है कि वो एक मंथ के लिए उसे प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन उसके बाद वो खुद एक डीमन उसके लिए चूज करेगी जिसके साथ वो लड़ेगा, और वो जिस बैटल को भी जीतेगा तो उसके बदले एक मंथ की वो प्रोटेक्शन ऐड करती जाएगी। जैसे कि अगर एक मंथ में वो 2 को हरा देता है तो उसे टोटल 2 मंथ मिल जाएंगे। और अगर तुम इसी तरह ही बैटल को लड़ते लड़ते और सीढ़ियाँ चढ़ते रहे तो तुम बैटल लाइन कमांडर भी बन सकते हो, और तब तक मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत ज्यादा यूजफुल भी बन चुके होगे। अभी के लिए तो नहीं, जीतने का तो उसे पता चल गया, लेकिन हारने का जब वो पूछा कि अगर वो हार गया तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, तो कमांडर हीमिस बड़ी ही भारी आवाज में बोले, अगर तुम हार जाते हो तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि तुम्हें एक पीसफुल डेथ ही मिलेगी, क्योंकि बाद में तुम खुद ही चाहोगे कि तुम उस बैटल में मरे क्यों नहीं, तुम्हें इतनी दर्दनाक मौत मिल सकती है। लेकिन फिक्र मत करो, सब कुछ आसान है, तुम्हें बस हारना नहीं। सीन शिफ्ट हुआ और कमांडर हीमिस की बातों को सुनने के बाद MC बड़ा ही डिसअपॉइंट होके जा रहा था, और उससे पता चलता है कि वो इस ऑफर को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहता था, मगर कमांडर को देखकर उसे ऐसा लगा कि अगर वो रिजेक्ट
करेगा तो वो उसे उसी टाइम पर ही मार डालेगी। और उन्हें तो हद यहाँ पर कर दी कि उन्होंने अपोनेंट का बोला था तो उन्होंने एकदम से ही चूज कर लिया और अब उसकी उम्मीद की किरण बुझने लगती है और उसे लगता है कि एक मंथ से ज्यादा इस जगह में सरवाइव नहीं कर पाएगा। जिसके बाद एमसी रेचल से पूछने लगा कि तुमने जैसा बताया कि मेरे साथ ट्रिपल एस रैंक की पोटेंशियल है, तो रेचल को समझ में आ जाता है कि इसको पोटेंशियल की खक भी समझ में नहीं आती, तो वो एक पॉसिबिलिटी है ना कि कोई डिवाइन पावर। तो उसकी इतनी रूटली बातों को सुनकर एमसी बोलने लगा कि खुद को मेरी पर्सनल असिस्टेंट मगर मुझसे कलेश बिल्कुल वाइफ की तरह कर रही हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये बातें मेरी हेल्प कर सकती हैं? चलते चलते वो किचन तक पहुंच जाते हैं और किचन को देखकर लगता नहीं कि वो कोई किचन हो सकता है। वो काफी खौफनाक था, लेकिन फिर भी अंदर जाते हुए एक्सक्यूज मी बोलकर कि वो यहाँ पर किसी को ढूंढने के लिए आया है, तो उसकी बोलती बंद हो जाती है क्योंकि सामने हम एक और को देखते हैं जो कि उसे देखकर समझ गया कि ये वही इंसान है जिसका कमांडर हिमिस बता रहे थे और यही सामने वाला बंदा शेफ होता है जिनका नाम कुलकान है। और एमसी के यहाँ पर आने की वजह भी पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? तो डिमोनिक आर्मी का शेफ कुलकान उसकी बातों को सुनकर हमारा एमसी बोलने लगा, मैं तो यहाँ पर जस्ट बुबू के स्नैक के लिए ही आया था, शायद वो यहाँ पर नहीं है। इस पर कुलकान बोला, तो अच्छा तुम बुबू के नए केयरटेकर हो? बाप रे, बुबू के केयरटेकर तो बहुत जल्दी जल्दी बदलने लगे हैं। बट नहीं, एमसी को नहीं की कुछ समझ में नहीं आई। और बाद में कुलकान बोला कि मैं तुम्हारी आखिर मदद क्यों करूं, क्योंकि कमांडर ने सिर्फ एक ही ऑर्डर दिया था जिसका वो पालन कर रहा है कि इस इंसान पर गंदी नजरें तक छोड़ो, अगर इसको छुआ भी तो वो उनको मौत के घाट उतार देगी, तो वो बाकियों में उसकी मदद क्यों करे। मगर फिर भी एमसी बोला कि कुछ ले दे के मामला सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो ये बात उसे पसंद आई और वो कहने लगा, अगर तुम वाकई में बुबू के लिए स्नैक लेकर जाना चाहते हो तो तुम्हें खुद हंट करना होगा, वो भी पीछे गोब्लिन्स की तरह। अगर तुम्हें ये डील मंजूर हो तो पीछे के गोब्लिन्स जो कि बिल्कुल जंगियों की तरह अपने लोगों को या फिर अपने शिकार को काट के खा रहे थे, तो इसमें उनको काफी ज्यादा मजा आ रहा था। और अभी फिलहाल के लिए वो जिस चीज को खा रहे हैं तो वो उनका कॉमरेड है, जिसको वो खाते हुए बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा डिलीशियस है। एक नजर पड़ते ही एमसी बोला कि ये यहाँ पर शेफ नहीं बल्कि बुचर्स हैं, क्योंकि शेफ तो ये दूर दूर तक नजर नहीं आते। और अगर मुझे खुद ही हंट करना होगा तो इसका आखिर मतलब ही क्या वो ले ले? या इसके पीछे कुलकान का कोई राज हो सकता है, या फिर वो जस्ट एमसी को दूर ले जाके मारना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एमसी को मारना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक इंसान है। तो इसको जानने के लिए आपको पार्ट 2 का इंतजार करना होगा, जो कि बहुत ही जल्द डालने वाला हो।